साथियों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 10th डे और आज भी हम देखेंगे 10 एमसीक्यू सीरीज को। तो चलिए देखते हैं आज का 10 एमसीक्यू जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इससे पहले के क्वेश्चंस को ना देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि विच हाउस कैन इंट्रोड्यूस ए मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो कौन सा हाउस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल को इन ए स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शंस देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कहें तो क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर कहें तो स्टेट में जैसे कि सेंट्रल में क्या होता है? पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट मतलब क्या समझते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा समझते हैं ना। उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? उसमें होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब? तो इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये जो होता है स्टेट में काम करता है। ठीक है, और वहीं हम पार्लियामेंट का बात करें तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और ये कैसे सही आंसर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि मनी बिल जो है ना, मनी बिल जो है कहाँ पे? स्टेट में। मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे? ओनली इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कहाँ पे? केवल स्टेट लेजिस्लेचर में। और वही बात करें हम सेंट्रल लेवल पे, यानी कि पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जो है वो कहाँ मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो पार्लियामेंट में जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल को पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को। ठीक है, तो ए मनी बिल जो है ना, इन ए स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल जो है वो स्टेट में कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो केवल और केवल स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। उसके लिए क्या होता है? रिकमेंडेशंस पहले जरूरी पड़ता है किसका? गवर्नर का। जैसे कि प्रेसिडेंट का यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट में ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ पे गवर्नर का जो है वो रिकमेंडेशंस की ज़रूरत पड़ता है मनी बिल के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और इसके बारे में। तो इसके बारे में देखें तो मनी बिल जो है ना, मनी बिल में क्या होता है? तो मनी बिल में जो है फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बात होता है। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड बिल होता है। ठीक है, जैसे कि टैक्स हो गया, बजट हो गया, उसका एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया जा रहा है, ये सब के बारे में जो है वो लिखा होता है। रेवेन्यू को, लोन्स को लेकर के जो है ना वो मनी बिल में चर्चा किया गया रहता है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि ओनली लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहा जाता है? तो लोअर हाउस कहा जाता है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है। वैसे ही लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस या अपर हाउस? आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लोअर हाउस हैज़ द पावर टू इंट्रोड्यूस इट। तो यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कैनोट इंट्रोड्यूस, उसके पास कोई पावर नहीं होता है, और ना ही रिजेक्ट करने का पावर होता है। ठीक है, ओनली रिकमांड चेंजेस, कल चेंज के बारे में बता सकता है, मतलब इसको माने या ना माने ये लेजिस्लेटिव असेंबली की ही जानेगा। ठीक है, गवर्नर जो है क्या करता है? गवर्नर रिकमेंडेशंस इज मैंडेटरी। गवर्नर का जो रिकमेंडेशन जो होता है ना वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। ये अपर हाउस होता है। क्या होता है? अपर हाउस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सारे स्टेट में नहीं है। भारत के जितने भी स्टेट है उसमें सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। आप लोग बताओ कि भारत में कितने स्टेट है और कितने राज्य, कितने यूटी है? ठीक है, कितने स्टेट हैं और कितने यूटी है, सो बताओ। और जब
जब संविधान बना था तब कितने स्टेट थे, तब भारत में कितने स्टेट थे इसको बताओ। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, कैनोट इंट्रोड्यूस मनी बिल्स, ये इंट्रोड्यूस नहीं करता है क्या मनी बिल को। ठीक है, काइंड ओनली डिले, केवल ये क्या करता है 14 दिन के लिए जो है ना वो गिव रिकमेंडेशंस, मतलब रिकमेंडे केवल जो है वो 14 दिन के लिए ये रिकमेंडेशंस को लेकर के डिले कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इसको जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है भेजना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव, इसको लोअर हाउस कहा जाता है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये जो होते हैं वो क्या डायरेक्टली पीपल के द्वारा जो है इलेक्टेड होते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा। जो जनता डायरेक्ट चुनाव लड़के है ना जिसको बनाती है, एमएलए बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कहते हैं। ओनली हाउस विथ पावर टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, केवल और केवल इस हाउस के पास जो है वो पावर होता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द स्टेट लाइज हियर, यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो लाइज करता है इस असेंबली में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम पीरियड जो है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल का क्या होता है। अगर कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, सो बताओ। किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो उसका मैक्सिमम पीरियड होता होगा ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्या होता है, सो बताओ। इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है, मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, तो इसके बारे में हम आर्टिकल 356 में क्या देखते हैं, 356 में बताया जाता है कि अगर कोई स्टेट जो है वो सेंट्रल लॉ को नहीं मान रही है तो वहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, किसके तहत, 356 के तहत। तो यही बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो किसी स्टेट में कितने साल के लिए लगाया जा सकता है, तो 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। और कब लगाया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड व्हेन देयर इज फेल्यूर टू कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। अगर कोई स्टेट जो है जो यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, अगर उस कानून के नहीं मान रही हम, ठीक है, तो वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती है प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसका ड्यूरेशंस क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो है ना, फर्स्ट टाइम अगर प्रेसिडेंट लगाती है प्रेसिडेंट रूल को किसी स्टेट में, तो वो 6 मंथ के लिए होता है। कितना, 6 मंथ के लिए। लेकिन एक्सटेंशन किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है विथ पार्लियामेंट्स अप्रूवल। पार्लियामेंट्स के अप्रूवल के बाद जो है ना उस टाइम को जो है वो 6 मंथ्स के लिए फिर एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर चाहेगी उसको 6 मंथ्स के लिए फिर एक्सपेंड करना, तो 6 मंथ्स के लिए फिर जो है वो एक्सपेंड किया जा सकता है विद द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। ठीक है, लेकिन इस पार्लियामेंट्स अप्रूवल के बाद जो है वो 6 मंथ्स के लिए फिर एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, और उस तरह से 3 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो किसी स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, और हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि मैक्सिमम नॉर्मल लिमिट जो है वो कितना होता है, 3 साल का होता है। ठीक है, 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा का जो टर्म होता है वो कितना साल का होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे कि पार्लियामेंट का 2 सदन होता है। कौन कौन सा सदन होता है, तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं ये दोनों को मिला के। ठीक है, उसी तरह स्टेट में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और एक
लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। क्या होता है? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जिस तरह से इसको बोलते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है ना वो टर्म कितना साल का होता है। इसका टर्म जो होता है ना वो कितने साल का होता है? जितना टर्म राज्यसभा का होता है ना, जितना टर्म राज्यसभा का होता है, जितना टर्म राज्यसभा का होता है उतना ही टर्म जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। तो राज्यसभा का टर्म कितना साल का होता है? 6 साल का। तो इसका भी कितना होगा? 6 साल का। कितना होगा? 6 साल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही बोलता कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करता, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपैरिजन हम करते हैं किससे? लोकसभा से। किससे करते हैं? लोकसभा से। और लोकसभा का टर्म कितना साल का होता है? 5 साल का। तो अगर यहाँ लिखा रहता लेजिस्लेटिव असेंबली तो उसका टर्म हो जाता 5 साल का। कितना? 5 साल का। और एक बात और जान लो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड यानी जनता इसको चुनती नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। और वहीं राज्यसभा को भी देखेंगे तो वो भी इनडायरेक्टली होता है। और वही हम देखेंगे लोकसभा को तो वो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो सिमिलरिटी जो है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6 ईयर्स, ठीक है। हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 172 के 2 में और 171 में क्या बताया गया है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या होता है? एक परमानेंट हाउस होता है। क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस होता है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या होता है? इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ये नॉन परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। मेंबर्स जो होता है वो 6 साल के लिए होते हैं। कितना? मेंबर्स जो होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। और इसमें भी जो मेंबर्स होते हैं ना, जिस तरीके से राज्यसभा के होते हैं मेंबर्स, उसी तरीके से यहाँ भी देखो 1/3 मेंबर्स जो है ना वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स जो है वो रिटायर होते हैं। कहाँ से? लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल्स में हम देखें 1/3 मेंबर्स कहने का तात्पर्य क्या समझे? तो 1/3 मेंबर्स कहें तो मान लो कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में 300 मेंबर है। कितना है? 300 मेंबर है। और 1/3 कहें तो 300 का डिवाइड कर दो। कितना से? 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि 100 मेंबर्स जो है ना वो क्या होते हैं? हर साल जो है ना एवरी 2 ईयर्स में जो है वो रिटायर होते हैं। एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, टोटल मेंबर्स कितना होता है? तो इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई फिक्स नंबर्स नहीं होता है ऑफ ऑल स्टेट्स। द नंबर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है साइज़ कितना है, वहाँ के मेंबर्स कितना है, ठीक है। हाँ, लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ एक बताया गया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम जो है वो 40 मेंबर रहना ही चाहिए। मिनिमम स्ट्रेंथ कितना बताया जा रहा है? तो 40 मेंबर्स, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो कि अभी जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किस स्टेट में, हमारे देश में 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इन 6 स्टेट में जो है ना वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है ये बताया गया है, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं जानते होगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट में ही क्यों है, तो आप लोग पीछे के वीडियो में देखो। पीछे के वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि देख सकते हो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है ना वो टोटल मेंबर्स जो हैं वो 58 है। कितना? 58। जो कि बात करें बिहार का तो 75, और कर्नाटक का बात करें तो भी 75, ठीक है। महाराष्ट्र का बात करें तो 78, तेलंगाना का बात करें तो 40, और उत्तर प्रदेश का तो 100 जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में 40, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूपी में, ओके। चलिए हम देखते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी जो फिलहाल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट में है। अगर
देखना चाहते हो तो देख सकते हो पीछे के वीडियो में जा करके कि हम बताए हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 6 स्टेट में ही क्यों है। ठीक है, तो बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी में जो है वो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद है। ओके, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि गवर्नर एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर विच आर्टिकल। गवर्नर जो है वो एड्रेस करता है, गवर्नर एड्रेस करता है किस आर्टिकल के तहत, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर कहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो किस आर्टिकल के तहत एड्रेस करता है। एक बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक पॉइंट सा ध्यान रखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी लिखा रहता ना, अगर गवर्नर की जगह पे प्रेसिडेंट लिखा रहता, गवर्नर की जगह पे प्रेसिडेंट लिखा रहता, और वो भी जो है ना वो एड्रेस करती है किसको, लोकसभा और राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा को जो है वो एड्रेस करती है किस आर्टिकल के तहत, ये भी अभी बताएंगे। ठीक है, यही बताएंगे, प्रेसिडेंट एड्रेस करती है, ये करना क्यों जरूरी होता है ये भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो इसका आंसर जान लो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 126 आर्टिकल के तहत जो है वो गवर्नर जो है वो एड्रेस करती है स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 126 आर्टिकल के तहत। ठीक है, हमारे संविधान में क्या बताया गया है सो देखते हैं। तो द गवर्नर एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं गवर्नर एवरी ईयर्स, यहाँ ध्यान रखना, कब, एवरी ईयर्स, हर एक साल, अंडर आर्टिकल 126 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के तहत, 176 के तहत जो है वो हर एक साल गवर्नर जो है वो एड्रेस करती है, कब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस। फर्स्ट सेशंस कहे तो जैसे कि पार्लियामेंट का कितना सेशन होता है, तीन सेशन याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं, BMW कार। ठीक है, BMW कार नहीं तो 3 सेशन जो होता है, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, तो ये 3 सेशन होता है जो कि पार्लियामेंट में चलता है। तो फर्स्ट सेशन में यानी कि साल का जो पहला सेशन जो चलेगा ना, साल का जो ही पहला सेशन चलेगा उसमें जो है वो गवर्नर को एड्रेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस वर्ष जो है ना सरकार किस ग्रोथ से, किस चीज़ से चल रही है, मतलब किस तरीके से जो है ना कार्यभार संभाला जा रहा है, यानी कि सब चीज़ बताना पड़ता है किसको, गवर्नर को। और वही पार्लियामेंट में किसको बताना पड़ता है, तो उसको प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कहाँ पे, या तो ज्वाइंट सिटिंग करके, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठा करके प्रेसिडेंट बताती है, और जबकि यहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली को साथ में बैठा करके जो है वो एड्रेस करना पड़ता है गवर्नर को। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अंडर 126 आर्टिकल के तहत बताया जाता है कि दिस इज कॉल्ड द गवर्नर एड्रेस। इसको क्या कहता है, गवर्नर एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और बात करें तो 126 जो है वो एनुअल गवर्नर एड्रेस क्या होता है, साल में एक बार जो है गवर्नर एड्रेस करते हैं किसको, असेंबली को। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यानी मैंडेटरी है, ये क्या है, जरूरी है। और वही बात करें हम प्रेसिडेंट का बात करते हैं तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत करते हैं, याद रखना 87, किसके तहत, 87, और गवर्नर 126। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन बताया जा रहा है कि गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर आर मेंशन्ड अंडर। गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना, गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो मेंशन किया गया है किस आर्टिकल में। तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर, सबसे पहले हम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको भी समझाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है ना, जो चीज़ ना समझ में आया हो उसको कमेंट कर देना। ठीक है, केवल कमेंट कर देना, हम बता देंगे उसको अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 163 के तहत बताया जाता है कि गवर्नर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ
आर्टिकल 163 में बताया जा रहा है क्या, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है ये समझो। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है द पावर टू मेक ए डिसीजन इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो वैसा पावर जिसको स्वतंत्र रूप से लिया जा सके, जो पावर स्वतंत्र रूप से यूजिंग वंस ऑन जजमेंट, अपने जजमेंट्स के अनुसार, विदाउट हैविंग फॉलो एनी एडवाइस, किसी की एडवाइस की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, खाली कमेंट कर देना। तो गवर्नर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। व्हेन नो पार्टी, जब कोई पार्टी जो है ना गेट्स मेजोरिटी इन ए स्टेट, जब कोई नो पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी को लूज कर देती है ना, तो मेजोरिटी को लूज कर देती है तो उसका पावर जो है वो स्टेट में किसके पास चला जाता है, स्टेट में जो है वो किसके पास इसका पावर चला जाता है, गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जो है वो सीएम के बाद मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर। तो अगर सीएम का मान के चलो कि नो मेजोरिटी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है, वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, उसका पावर जो है ना वो गवर्नर के पास चला जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। तो गवर्नर जो है ना वो इंडिपेंडेंटली रूप से, यानी अपने आप स्वतंत्र रूप से जो है ना वो क्या कर सकती है, गवर्नर डिसाइड कर सकती है, गवर्नर डिसाइड कर सकती है हु कैन फॉर्म द गवर्नमेंट्स, किसको जो है वो सरकार बनाया जाए, ये डिसाइड कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होना, संभावना ऐसा नहीं बना, अगर गवर्नर ऐसा ना बना पाई तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उस स्टेट में। अगर सरकार मेजोरिटी को लूज कर दे तो उस वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि मतलब पावर का जो है ना अथक रूप से यूज करना, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो क्या होता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है, क्या होता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली रूप से अपना गवर्नर जो है ना खुद से जो है वो कुछ भी मतलब कुछ किसी को सरकार बनाने का जो है ना वो क्षमता रखती है, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशंस के दरमियान में रह करके, ठीक है। और ऐसा ना हुआ तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, चलिए हम देखते हैं मीनिंग। यहाँ पे देखो एक टर्म आया है, मीनिंग ऑफ हंग कर्म, एक टर्म यहाँ पे लिया गया है, हंग असेंबली, ठीक है। हंग असेंबली एक टर्म आया है, तो हंग असेंबली का मतलब क्या होता है ये समझ लो, बहुत ज़रूरी है। हंग असेंबली जो होता है ना, क्या होता है, वही बात जो हमने समझाया ना वही बात होता है। ये हंग असेंबली जो है ना, हंग असेंबली इज ए सिचुएशंस वेयर नो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, और कोलिजन मतलब एक से अधिक पार्टियाँ जो है वो मिल करके अगर सरकार बनाने के काबिल नहीं है तो उसे हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट्स अगर बना ली तब कहते हैं, ठीक है। गेट्स द रिक्वायर मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब या तो कोलिजन मतलब कोई दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके अगर सरकार बनाने के काबिल नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, वो हंग असेंबली। क्या है हंग असेंबली, यानी कि असेंबली जो है ना वो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है ना वो सत्ता में नहीं है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में नो पार्टी हैज़ इनफ टू सीट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी पार्टी के पास जो है वो इनफ सीट नहीं है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हंग असेंबली। आई होप आपको हंग असेंबली जो है वो समझ में आया होगा, डिस्क्रिशनरी पावर समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, और इसमें बताया जा रहा है कि अब हम देखते हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर था ना उसको प्रेसिडेंट को लेकर के। तो प्रेसिडेंट को लेकर के बात करें डिस्क्रिशनरी पावर का, तो व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन द लोकसभा, जब लोकसभा में जो है वो कोई भी पार्टी जो है ना उसके पास मेजोरिटी ना हो तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिशनरी पावर का जो है ना, डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना वो यूज़ कर सकती है कौन, प्रेसिडेंट। कौन यूज़ कर सकती है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना वो चूज कर सकती है हु विल बी इन्वाइट टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, किसको सरकार बनाया जाए इसके लिए इन्वाइट कर सकती है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, हंग असेंबली, ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं
नेक्स्ट, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन अंडर, यानी कि पार्डन क्षमा करने का जो है ना, क्षमा करने का किसी प्रकार का गवर्नर के पास जो है ना वो किस आर्टिकल के तहत है। मान के चलो किसी को डेथ, किसी को फांसी का सज़ा सुनाया गया, ठीक है, तो वो सज़ा जो है वो माफ़ करने का अधिकार जो है ना गवर्नर के पास किस आर्टिकल के तहत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 161। क्या हो जाएगा 161। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 161 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों होगा सो देखो इसके बारे में बताएंगे। तो बताया जा रहा है कि 161 के तहत जो है वो गवर्नर जो है वो क्या कर सकती है, क्षमा माफ़ कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखो। चलिए हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बताया गया है। तो द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि स्टेट में जो है ना गवर्नर के पास ये पावर है कि वो पार्डन कर सकती है, क्षमा माफ़ कर सकती है, ठीक है। रिप्राइब्स, रिस्पाइट्स, रिमिजन्स और पनिशमेंट्स अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड टू इन द स्टेट, यानी कि आर्टिकल 161 के तहत जो है वो गवर्नर जो है वो क्या कर सकती है, माफ़ कर सकती है, किसी भी अपने पावर का यूज़ करके जो है ना किसी को माफ़ कर सकती है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसी प्रकार से जो है ना वो सिमिलर रूप से प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट भी अपने पावर का यूज़ करके आर्टिकल 72 के तहत जो है वो क्या कर सकती है, माफ़ कर सकती है। जैसे कि डेथ सेंटेंस हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन अगर लग रहा है तो क्या इसको माफ़ किया जा सकता है, किसके तहत, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकते हैं स्टेट ऑफेंसेस इंक्लूडिंग, जैसे कि डेथ सेंटेंस हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जाएगा कि विच आर्टिकल डील्स विद स्टेट लेजिस्लेचर, कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 168 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 168 के तहत जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया। इसमें क्या बताया गया, तो आर्टिकल 168 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड्स करता है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, विच में कंसिस्ट द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन और द असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो है ना वो ये बताया गया है किसमें, आर्टिकल 168 में, ठीक है। जैसे देख सकते हो कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, 6 स्टेट में है, तो इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सेलेक्टेड बाय, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सेलेक्टेड बाय। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होते हैं ना, राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बताओ, कितने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि एक्सटर्नल सेक्टर से रहते हैं, मतलब कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू, कुछ अलग अलग सेक्टर से जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो वो जो नॉमिनेट किया जाता है वो कितने मेंबर रहते हैं, 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सेलेक्टेड बाय किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हम बता चुके हैं, क्या बताएं, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सी, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैसे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल 80 फर्स्ट के ए में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट जो है ना में नॉमिनेट करते कितने मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को, कहाँ पे, राज्यसभा में हो है स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, जिसके पास जो है वो स्पेशल नॉलेज हो, यानी जिस इंसान के पास स्पेशल नॉलेज के थ्रू और उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो उसे राज्यसभा का सदस्य जो है नॉमिनेट किया जाता है, किसके तहत, यानी प्रेसिडेंट जो है वो उसको राज्यसभा का सदस्य जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से सेक्टर के लोगों को लिया जाता है। तो लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड और सोशल सर्विस से रिलेटेड पर्सनस को जो है वो राज्यसभा का मेंबर्स अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। दिस मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड, ये मेंबर्स जो है ना वो इलेक्टेड नहीं होते हैं बाय एनी स्टेट और असेंबली, ठीक है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं।
प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व बाय, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है किसके द्वारा? तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किसके द्वारा किया जा सकता है? बताओ बताओ, इतना समझाने के बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व किसके द्वारा किया जा सकता है? नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट किसको, क्या लोकसभा और राज्यसभा में किसको डिसॉल्व कर सकती है? सबसे पहली बात, किसको डिसॉल्व किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में किसको डिसॉल्व किया जा सकता है? सो बताओ, लोकसभा और राज्यसभा में किसको डिसॉल्व किया जा सकता है? किसको? लोकसभा को। हाँ ठीक है। और वही बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है किसके द्वारा? अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है तो गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है कि नहीं? गवर्नर भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। स्टेट असेंबली को जो है गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है। किसको? गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है स्टेट असेंबली को, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर। हमारे संविधान में क्या बताया गया है? हमारे संविधान में बताया गया है द गवर्नर में डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं ऑफ द स्टेट। कहाँ पे? स्टेट में, ठीक है। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में हम देखें तो गवर्नर यूजुअली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर। गवर्नर जो है ना यूजुअली काम किसके हेल्प से करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के हेल्प से जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और देखें तो डिसोल्यूशंस जो है, डिसोल्यूशंस कैन हैपन बिफोर 5 years टर्म इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। डिसोल्यूशन जो है वो किया जा सकता है 5 साल से पहले जो है वो डिसोल्यूशन किया जा सकता है। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। लॉस ऑफ मेजोरिटी इन असेंबली, अगर मेजोरिटी लॉस कर देगा तो वहाँ पे क्या उसको डिसॉल्व हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। यानी वहाँ का मंत्री अगर सीएम मेजोरिटी को लूज कर देगा तो वो असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। या फिर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल अगर लागू हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत, तो क्या होगा? गवर्नर पावर जो है ना वो एक्सरसाइज यानी बढ़ जाएगा, प्रेसिडेंट अप्रूवल, ठीक है। गवर्नर का पावर जो है उस स्टेट में बढ़ जाएगा जहाँ पे जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जल्दी से। गवर्नर को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज अंडर आर्टिकल 174 के 2 के तहत, ठीक है। कैन डिसॉल्व असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम और स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत जो है वो डिसॉल्व किया जाता है असेंबली को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के बारे में देख सकते हैं कि सीएम को कोई भी अधिकार नहीं होता है डिसॉल्व करने को असेंबली का लेकर के, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट डिसॉल्व स्टेट असेंबली इनडायरेक्टली ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा। हाई कोर्ट को लेकर के किसी प्रकार का डिसॉल्व लेकर के कोई काम नहीं कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स कैन बी अपॉइंटेड बाय। गवर्नर जो है ना 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। ये कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है बताओ? कौन अपॉइंट कर सकता है इसके बारे में बताओ? तो गवर्नर को जो अपॉइंट करता है कौन करता है? प्रेसिडेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से। आर्टिकल 153 सेम पर्सन कैन बी गवर्नर और 2 और मोर स्टेट्स। गवर्नर जो है वो आर्टिकल 153 के तहत जो है वो क्या होता है? एक से ज़्यादा स्टेट का जो है गवर्नर रह सकता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट पावर जो है वो किसके लाई करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। डन ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि वो एडवाइस ले सकते हैं किसके द्वारा? तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। एग्जाम्पल 1 गवर्नर जो है फॉर मल्टीपल स्मॉल स्टेट्स या यूटी के रह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।